भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में यहाँ से हम लोग देखेंगे 3 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969। चौथी जो योजना थी वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसमें विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता और सामाजिक समानता स्थापित करना, ये मुख्य बातें थी। 5वीं योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। इसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है वार्षिक योजना, ये 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। इसमें छठी योजना जो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसमें निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। इसमें रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। 2 एक वर्षीय योजनाओं की बात करें तो इसमें 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। इसमें शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। इसमें उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। सेकंड, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। इसमें बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसमें तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास की बात की गई और सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि की बात की गई। अब हम बात करें जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो 7वीं। मानव विकास के बारे में विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया, तो ये 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर एवं समावेशी विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास करना था। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। इसमें बात करें तो कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है उसको पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में असामान्यता स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। फिर से देखो, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है सामान्यतः, उसे मुद्रा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत
1862 ईस्वी में की गई। धातु मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है। विदेशी मुद्रा जिनमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है तो क्या कहलाती है, तो वो गर्म मुद्रा कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला है स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है। अगला है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था, तो ये सातोशी नाकामोतो ने किया था। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, तो ये 30%। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई यानी डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता था। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार उदाहरण है, तो यह है कृत्रिम मुद्रा का। नेक्स्ट है मुद्रा की माप की बात करें, मेजरमेंट ऑफ मनी। M1 को हम यहाँ देखेंगे, लोगों के पास मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नकद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं यानी कि संकीर्ण मुद्रा। M2 की बात करें तो M1 को इसमें ऐड कर दो प्लस डाकघरों, मतलब जो M1 है उसमें डाकघरों में मांग जमा जोड़ दो। M3 की बात करें तो जो M1 है उसमें बैंकों के पास सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं ऐड कर दो। M4 जो होता है वो उसमें M3 जो दिया है M3 और प्लस डाकघरों में कुल जमा यानी मांग एवं सावधि। तरलता की दृष्टि से देखें तो M1 ग्रेटर दैन M2 ग्रेटर दैन M3 इज ग्रेटर दैन M4 हो जाएगा। फिर आगे है कह रहा है कि किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य मतलब हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, तो हार्ड करेंसी जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग हो। क्या कह रहा है कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं। भारत में मुद्रा गणक यानी मनी मल्टीप्लियर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं, तो ये है ऐच्छिक मुद्रा यानी कि ऑप्शनल मनी के विनिमय। नेक्स्ट है भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है, तो ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक मतलब डायनामिक कार्यों का विभाजन किसने किया था, तो ये पॉल एजिंग ने किया था। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी ई-रूपी कब जारी की, तो ये 1 नवंबर 2022 को जारी की। नेक्स्ट है नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT से क्या तात्पर्य है, तो ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ, तो ये नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये वर्ष 1935 ईस्वी में की गई। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया, तो ये चैम्बरलेन आयोग 1914 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये वर्ष 1921 ईस्वी में की गई। अगला है भारत में विदेशी विनिमय संचय यानी कि क्या कह रहा है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया गया, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया।
अगला है भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो ये 10,000 रुपये तक। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है, तो वैध मुद्रा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास थे 25वें नंबर पे। नेक्स्ट है कि विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की माँ यानी कि मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स की संज्ञा दी जाती है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। मतलब सभी बैंकों की माँ कौन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। फिर से देख लीजिए, न्यूनतम आरक्षित पद्धति जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें से 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी, यानी कि इंटरनेशनल करेंसी होगी। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हम आगे देखते हैं। आगे प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1975 ईस्वी में हुई। वाणिज्य पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है, तो ये निगम यानी कि कॉरपोरेशन उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो यह है बैंकों की वित्तीय सुधार से। अगला है वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस संपत्ति की अनुशंसा पर स्थापित की गई, तो YH मालेगाम समिति। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है, तो यह है 1 जुलाई से 30 जून। नेक्स्ट है आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई से जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा और इसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। अगला है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है, तो ये कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने में। अगला है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, तो ये मुद्रा के प्रचलन से। अगला है वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें संघ सूची। फिर अगला है भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है। डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो ये बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। अगला है भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक करता है। अगला है कि मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया, तो 1 जनवरी 1949 को आया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रालय यानी कि प्रेस
कहाँ है तो देखो देवास में जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा नासिक जो महाराष्ट्र में है, तीसरा है मैसूर जो कर्नाटक में है और चौथा है सालबोनी यानी पश्चिम बंगाल। अगला है भारत का केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहते हैं तो ये कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई तो 1955 ईस्वी में हुई। कौन से भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1955 में। अगला है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई तो ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है भारत में महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी तो ये 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की तो भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला है निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की तो ये एक्सिस बैंक। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक तो है भारतीय स्टेट बैंक, सेकंड बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स है यूको बैंक, सेवन्थ है पंजाब नेशनल बैंक, 8वें नंबर पर है इंडियन ओवरसीज बैंक, 9वें नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 10वें नंबर पर है पंजाब एंड सिंध बैंक, 11वें नंबर पर है इंडियन बैंक, 12वें नंबर पर है केनरा बैंक। आगे बात करें, एक सेकंड। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिसेज क्या है स्वेरिजेस रिक्स बैंक है जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए तो यह भारतीय स्टेट बैंक। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कोच्चि में स्थापित किया गया। कोच्चि केरल में पड़ता है। लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था तो ये बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 ईस्वी में निर्गत किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई तो ये 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई। फिनेजी लैंडबॉक्स एंड लंदन क्लब, रूपी सर्कल तथा फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कार्यरत नहीं है तो ये हो जाएगा सिक्किम एवं गोवा कार्यरत नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम यानी मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की है तो ये हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। फिर लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था तो ये नायक समिति 1993 ईस्वी में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है तो ये अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास को। अगला है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो मुंबई में। नेक्स्ट है बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा बेसल मानक। नेक्स्ट है वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अव्यवस्था क्या है अवस्थापना
फिर से देख लीजिए, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन करता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक करता है। अगला है, स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता यानी कि मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का प्रावधान किया गया है? तो नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है, सहकारी शाख समितियों का ढांचा कैसा है? तो ये त्रिस्तरीय है। अगला है, गैर निष्पादक परिसंपत्ति से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? तो ऋण वसूली प्राधिकरण। अगला है, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इरादतन चूक करता। अगला है, केरल का प्रथम राज्य है, केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन यानी कि करेंसी इश्यूएंस करता है? तो ये स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो ये झांग पंजाब में की गई। नेक्स्ट है, बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो ये एडी गोरावाला समिति वर्ष 1952 की संस्तुति पर हुई थी। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो ये देश में पत्र मुद्रा पेपर करेंसी का निर्गमन करना। अगला है, असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट है, गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन SCWA और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। आगे हम देखें तो शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। आगे हम देखते हैं, आगे है मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति मतलब इन्फ्लेशन एंड मॉनिटरी पॉलिसी। इसकी बात करें तो वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु की मांग जब बढ़ती है प्लस वस्तु की आपूर्ति जब घटती है तो देखो, वस्तु की मांग बढ़ जाए और वस्तु की आपूर्ति जो है वो कम हो जाए तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो, कोई वस्तु है, ठीक है, अब वो कम है, उसके लोग मांग कर रहे हैं तो आपूर्ति घटेगी क्योंकि उस लोगों को पूर्त नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिक जब कम वस्तुएं होंगी और ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और जो ये वस्तु की कीमत बढ़ेगी यही कहलाती है मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर की जाती है। अगला है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये श्रम ब्यूरो जारी करता है। अगला है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो वर्ष 2011-12 में। अगला है, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो ये हो जाएगा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के
मूल्य में कमी आती है। क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र। क्या है? तो ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कर दिया गया है। वाणिज्य बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो ये हो जाएगा सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि क्या हो जाएगा? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो यह है सावधि जमाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिर आगे है प्रमुख समूह इधर दिया है और ये वस्तुओं की संख्या और भारांश। प्राथमिक वस्तुएं 2004-05 में 102 और 2011 से 12 में 117। 2000 भारांश की बात करें तो 2004-05 में भारांश 20.12, 20.12 और भारांश 2011-12 की बात करें तो ये 20.62। अगला ईंधन एवं ऊर्जा। भैंस चिल्ला ले तब पढ़ाएं, 3-4 बज गई, भूखी होंगी बेचारी। देखो ईंधन एवं ऊर्जा की बात करें तो ये 2004-05 में इसकी संख्या 19 और 2011-12 में वस्तुओं की संख्या कितनी थी? 16। भारांश की बात करें तो ये 2004-05 में 14.91 थी और भारांश की बात करें 2011-12 की तो 13.15 थी। विनिर्मित उत्पाद की बात करें तो ये वस्तुओं की संख्या 2004-05 में 555 थी और 2011-12 में 564 थी। भारांश की बात करें तो ये 2004-05 में 64.97 थी और 2011-12 में 64.23 थी। अब हम कुल वस्तुएं देखें तो 2004-05 में वस्तुओं की संख्या 676 थी और वस्तुओं की संख्या 2011-12 में देखें तो 697 थी। वही बात करें 2004-05 में भारांश की तो ये 100 थी और 2011-12 की बात करें भारांश तो ये भी 100 थी। आगे देखें तो वो स्थिति जब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन या मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे स्क्यूफ्लेशन। जब दोनों साथ हो, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन दोनों साथ साथ उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्यूफ्लेशन। अगर हम देखें हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन यानी हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। फिर हम आगे देखते हैं। देखो मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति गतिहीन स्फीति को कहते हैं। मतलब क्या? मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो गतिहीन स्फीति दर्शाती है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की गुणात्मक शाख नियंत्रण रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। अस्फीति डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अस्फीति के कारण बाजार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट आ जाती है, यही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिससे ±2% का अर्थात अधिकतम 6%
और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम 1934 के अंतर्गत अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। अगला है अस्थायी मुद्रास्फीति यानी कि कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या नहीं शामिल किया जाता है? खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों का नहीं शामिल किया जाता है। मुद्रास्फीति की गणना में जो है खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटक को नहीं शामिल किया जाता है। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा प्रत्येक 2 माह के उपरांत या मौद्रिक नीतियों की समीक्षा प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर की जाती है। नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार इकाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन है। तो ये किसके साधन है? ये मौद्रिक नीति के साधन है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं। फिर हम अगला देखते हैं रेपो दर। रेपो रेट का नियमन कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो ये नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कहलाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो मतलब होता है जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य है कि वाणिज्य। अगला है राज्य भविष्य निधि यानी कि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक लेखा निधि में। मतलब राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है वो सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापने की सबसे लोकप्रिय माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI है। अगला है यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इसकी कीमतों में गिरावट आएगी, जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आधार दर कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011 बना किया गया? तो ये हो जाएगा सौमित्र चौधरी समिति। वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये अभिजीत सेन को बनाया गया। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? तो ये बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर यानी कि बेस रेट आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर MCLR को लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो नकद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। अगला है वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? तो ये रिवर्स रेपो दर कहलाती है।
क्या है? वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। फिर से देखो, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं तो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर के रूप में जो है कहलाएगी। फिर है बैंकों को अपने रोकड़, दोस्तों यहाँ पे एक छूट गया था, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, जिसे है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। फिर था कि वो ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? तो वो ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे हम शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। अब हमें यहाँ थे कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, तो उसे हम सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया? तो ये सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR तथा नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कम करने का सुझाव दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर होता है। अगला है मौद्रिक नीति समिति MPC के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्लोटिंग दर ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के प्रभाव। अगर हम बात करें वर्ग या क्षेत्र की, वर्ग या क्षेत्र और इधर है प्रभाव, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन। अगर उत्पादक अगर है उत्पादक तो मुद्रास्फीति में लाभ होगा, तो मुद्रा संकुचन में हानि। उपभोक्ता हानि होगा मुद्रास्फीति, तो मुद्रा संकुचन होगा लाभ। ऋणी होने पर मुद्रास्फीति में लाभ, मुद्रा संकुचन में हानि। ऋणदाता क्षेत्र में होगा तो ये मुद्रा स्फीति हानि और संकुचन जो मुद्रा संकुचन है उसमें लाभ। निर्यात मुद्रास्फीति कमी और मुद्रा संकुचन वृद्धि। आयात मुद्रास्फीति वृद्धि, मुद्रा संकुचन कमी। सार्वजनिक बचत मुद्रास्फीति कमी और मुद्रा संकुचन वृद्धि। सार्वजनिक व्यय तो मुद्रास्फीति वृद्धि और मुद्रा संकुचन कमी। स्थिर आय समूह मुद्रास्फीति हानि और मुद्रा संकुचन लाभ। परिवर्तनशील आय समूह ये मुद्रास्फीति लाभ होगा और मुद्रा संकुचन हानि। व्यापारी वर्ग मुद्रास्फीति लाभ और मुद्रा संकुचन हानि। पेंशनभोगी वर्ग मुद्रास्फीति हानि और मुद्रा संकुचन लाभ। आगे हम बात करें तो CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वित्तीय बाजार यानी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इसके बारे में बात करें तो ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंस मार्केट कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो ये अल्पकालिक होती है, मतलब 1 वर्ष से कम अवधि। विश्व में काल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? तो काल मनी मार्केट लंदन मनी मार्केट मतलब सबसे बड़ा केंद्र बाजार माना जाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों मतलब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत शेयर एवं डिवेंचर को शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? तो ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 ने। पूंजी बाजार से क्या है? पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण दीर्घकालिक अवधि की होती है, मतलब 1 वर्ष से अधिक होती है। वह प्रतिभूतियाँ जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है तो वो बॉन्ड कहलाती है।
प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी सऊदी अरामको है। बुलिश और बियरिश अवधारणा शेयर बाजार से संबंधित है। अगला है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी में हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड में की गई थी। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? तो खुदरा विक्रय संगठन से तात्पर्य है। मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसरित करता है? तो ये कुशलता में विकास अग्रसरित करता है। गिल्ड एज क्या है? गिल्ड एज्ड, फिर से देखिए गिल्ड एज्ड, ये जो है बाजार किससे संबंधित है? तो ये गिल्ड एज्ड जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला है KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थक किसने किया था? तो ये एडम स्मिथ व रिकार्डो JK गलब्रेथ ने। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है। यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? तो उपभोक्तावाद की ओर रुझान व्यक्त करती है। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? तो जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तो वो क्रेता बाजार कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कंपनी के डिबेंचर धारक लेनदारों को कहा जाता है। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं उन्हें हम स्टॉक कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? तो RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से संबंधित है क्या खुला बाजार प्रचलन। मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति पूंजी विनिवेश के लिए की गई थी। फिर है S&P 100 किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, LIC, GIC तथा IDBI है। नेक्स्ट है BASE ग्रीनिक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो ये 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित व विनियमित करती है? तो हो जाएगा सेबी। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि NSE करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। एक्चुरीज शब्द बीमा से संबंधित है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों यानी कि रिलायबल सिक्योरिटीज से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से संबंधित है।
भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना वर्ष 1999 में की गई थी। RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिसिल है, जो वर्ष 1987 से। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो ये हो जाएगा सेबी। भारत में सेबी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है। सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये वर्ष 1992 में। अगला है, इधर दिया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इधर स्थापना और ये है मुख्यालय। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P, ये इसकी स्थापना 1960 से तथा 1941 में पुनर्संगठन हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। मूडीज़ की बात करें तो ये इसका स्थापना 1909 में हुआ, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फिच ग्रुप की बात करें तो 1914 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एकमात्र विदेशी कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लीवर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये वर्ष 2021 में समाप्त कर दिया गया लंदन मनी मार्केट द्वारा लीवर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः SOFR यानी कि सिक्योर्ड क्या है ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जा रहा है। ISO 9001/2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किया है। IRDAI का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने सेबी को नियामक शक्तियां सौंपी हैं। फिर से, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने सेबी को शक्तियां दी है। निक्की टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक। अगर हम बात करें, इधर दिया हुआ है देश, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो है क्या हो जाएगा? संवेदी सूचकांक हो जाएगा नासडॉक या NASDAQ। ब्राज़ील का हो जाएगा बोविस्पा। ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज। दक्षिण कोरिया का कोस्पी। चीन का हो जाएगा शंघाई कंपोजिट। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स हो जाएगा। फ्रांस का CAC हो जाएगा। जर्मनी का DAX। इटली का EMIBTL हो जाएगा। जापान का निक्की। हांगकांग का हांगसेंग हो जाएगा। ब्रिटेन का FTSE हो जाएगा। अगला है, पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर संरचना मतलब टैक्स सेक्टर्स की बात करें तो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से
जो शुल्क लिया जाता है उसे हम टैक्स कहते हैं। क्या है, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं जो प्रदान किया जाता है उसके बदले में सरकार कुछ टैक्स लेती है, शुल्क लेती है, उसे हम टैक्स कहते हैं, यानी कि कर। भारत में आयकर सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 ईस्वी को लगाया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं, तो ये है वस्तु एवं सेवा कर 17%, निगम कर 15% और आयकर 15%। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। कृषि आयकर सबसे पहले बिहार में 1938 ईस्वी में लगाया गया था। क्या चीज़? कृषि आयकर। अगला है शराब पर उत्पाद कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वो कराघात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहलाता है। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य हरियाणा 2005 में लागू किया था। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT का समावेश कब किया गया, तो ये वर्ष 1996-97 में किया गया। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT से भी छूट दे दी गई। अगला है संविधान के अनुच्छेद 279A, मतलब संविधान के आर्टिकल 279A में जो है GST परिषद यानी कि GST काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग अर्धन्यायिक संस्था है। फिर हम आगे देखते हैं। कृषि जोत कर का सुझाव KN राज समिति ने 1972 में दिया था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितने रुपए होती है, तो 10 लाख रुपए होती है। भारत में आयकर इनकम टैक्स की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। वह दर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है तो वो आयकर कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है। निगम कर घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। अक्टूबर 2019 या इसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को 1 वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा केलकर समिति ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है, यानी कि कैश। नेक्स्ट है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। क्या है? किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर जो होता है वो उपकर होता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर N.K. सिंह को नियुक्त किया गया था। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सिन कर, यानी कि सिन टैक्स। धन
शोधन क्या है? तो ये अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन है, धन शोधन। फिर है जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। फिर अगला है पहली बार सेवा कर 1994 से 95 के बीच शुरू किया गया था। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर अधिभार कहलाता है। बजट 2023-24 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत छूट सीमा 7 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा 41% है। फिर आगे है 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनज़र 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। अगला है आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा देश के उपभोग कैट मॉडल यानी कि कंजप्शन वैट मॉडल पर आधारित है। फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था 1954 ईस्वी में। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफ़ेद यानी कि वैध करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से एंजल टैक्स लाया गया था। फिर अगला है गौर यानी कि जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल। गौर नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है। लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ये कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को जो है प्रदर्शित करता है। क्या है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को लैफर वक्र प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को पाइगोवियन टैक्स कहते हैं। फिर अगला है प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रगतिशील कर की होती है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। फिर से प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति प्रगतिशील कर की होती है और अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। भारत में मूल्य वर्धित कर असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया। विवाद से विश्वास योजना विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष R.J. चेलैया थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT का गठन वर्ष 1963 ईस्वी में किया गया था। इष्टतम करारोपण यानी कि ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत रैमसे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनुत्पादक कर अप्रत्यक्ष करों को कहते हैं। बैट सिद्धांत का प्रतिपादन F1 सीमेंस ने वर्ष 1918 में किया था। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना प्रगतिशील करारोपण का विशिष्ट गुण है। समसामयिक कर की श्रेणी में उपकर एवं अधिभार कर आते हैं। भारत में संपदा कर
क्या है, भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम प्रोफेसर केल्डार ने दिया था। केलकर जो समिति है वो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है। मोड वैट तथा सेन वैट केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। राज्य स्तर पर वैट बिक्री कर व्यापार कर के स्थान पर लागू हुआ। राज्य स्तर पर वैट जो है वो बिक्री कर के स्थान पर लागू हुआ। बिक्री कर को व्यापार कर कहते हैं। फिर है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स व फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वर्ष 2005 से 2006 के बीच में प्रारंभ किए गए। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने का सुझाव किया समिति ने दिया था। फिर प्रोफेसर राजा जे चेलैया समिति ने फिर से देखिए करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या यानी कि पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या यानी कि TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये प्रोफेसर राजा जे चेलैया समिति ने दिया था। समाधान योजना का संबंध किससे है? तो ये कर विवाद से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही और अगला हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।